भी ऐसा कोई तस्करा नहीं मिलता। तो हो सकता है कि उन्हें ये गलतफहमी इस वजह से हुई हो कि जो सफ़हात का जो है तोहफा मोहम्मद आकिफ ने अल्लामा इकबाल के लिए भेजा था और फिर उस पर ये जो है वो कयास कर लिया गया कि शायद वो भी इससे वाकिफ हों, या ये कहा गया कि अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश थी कि आकिफ के कलाम का उर्दू में तर्जुमा हो। और फिर हमें जो है वो तुर्की का एक इस्लामी शायरी किताब है और इसमें डॉक्टर मोहम्मद साबिर ने लिखा है कि अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश थी कि आकिफ के कलाम का उर्दू में तर्जुमा हो। मेरे उस्ताद अली निहात तारलान ने आकिफ पर जो मार्का आरा किताब मोहम्मद आकिफ तहरीर की, उर्दू में इसके तर्जुमे का शर्फ मुझे हासिल है, जबकि ऐसे कोई शवाहिद हमें इकबाल की तहरीरों से नहीं मिली। यूँ ज़रूर है कि बाज़ शवाहिद हमें मिलते हैं कि मोहम्मद आकिफ की ख्वाहिश थी कि अल्लामा के कलाम का तुर्की तर्जुमा हो, और बाद में हमें इस ख्वाहिश की जो है वो तकमील होती नज़र आई कि अल्लामा के कलाम के मुंतखब तर्जुमे और मुंतखब कलाम के तराजिम और इसी तरह से मुकम्मल कलाम के तराजिम भी हमें जो वो तुर्की ज़बान में नज़र आते हैं, और उसमें मंजूम और मंसूर हर तरह के तर्जुमे जो मौजूद हैं। तो यूँ मोहम्मद आकिफ की ख्वाहिश की तकमील तो हमें नज़र आती है, लेकिन अल्लामा की ख्वाहिश की तकमील क्या कहीं ख्वाहिश भी नज़र नहीं आती। वो चूँकि उस वक्त रवाबित इस तरह से कायम नहीं होते थे जैसे आज के दौर में है, तो ये एक कमी रही होगी। बहरहाल मोहम्मद आकिफ के यहाँ इस तरह के कई शवाहिद मिलते कि उनकी किताब जो है वो अल्लामा तक, कुछ हिंदू अफराद से जब उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद आकिफ की तो उन्होंने अल्लामा तक पहुँचाई। अब अल्लामा को वो किताब मौसूल हुई या नहीं हुई या उस पर उनके क्या ख्यालात थे, इस तरह की कोई बात हमें जो है वो अब तक की तहकीक के मुताबिक सामने नहीं आती। मोहम्मद आकिफ ने कौमी आज़ादी की तहरीक के दौरान में अल्लामा इकबाल की बाज़ तसानीफ पढ़ी और अल्लामा के साथ खत किताबत की गर्ज और इरादे से अपना शेरी मजमुआ सफ़हात उनको भिजवाया। अब ये नहीं मालूम कि ये मजमुआ अल्लामा को मौसूल हुआ भी या नहीं, मिलता भी तो तुर्की ज़बान से वाकिफ़ ना होने की वजह से पढ़ ना सकते, वरना यकीनन हैरत होती और इन दोनों शोरा की मुआसरत के नए दर बाब होते। इस बात का जिक्र मोहम्मद आकिफ ने खत में किया है कि कुछ हिंदुओं से मुलाकात के बाद वो किताब उन्हें दी। आकिफ खुद असरार खुदी और प्याम मशरी के जरिए इकबाल से मुतारिफ हुए। इन कुतुब के बारे में जो मोहम्मद आकिफ ने लिखा वो एक लंबी बहस है कि उनका जो खत था, मोहम्मद आकिफ ने जो खत लिखा आसिम फर्जी किरदार उनके पास था उसके नाम, और उन्होंने ये बताया कि वो अल्लामा इकबाल से कैसे वाकिफ़ हुए। लेकिन उस खत के जितने तराजुम किए गए उर्दू ज़बान में, उन सब में मंदरजात का इतना फ़र्क है कि वो बज़ाते खुद अभी तहकीक तलब बात है कि हम देखें कि उसमें क्या बात कहेगी। लेकिन उसका जो है वो एसेंस यही है कि उन्होंने ये बताया कि प्याम मशरिक और असरार खुदी के ज़रिए मैं इकबाल से वाकिफ़ हुआ, और ये शनासाई उनकी जो है वो बज़बान फ़ारसी हुई, चूँकि वो उर्दू नहीं जानते थे और इकबाल का कलाम जो फ़ारसी में मौजूद है और उसके ज़रिए जो है वो इकबाल की गज़लियात से, ख़ासतौर पर रुबाइयात से वाकिफ़ हुए, और ख़यालात की मुमासलत भी हमें उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, उससे पहले की शायरी में कुछ कम है। हम चूँकि आकिफ से उनकी शायरी से वाकिफ़ होते हैं तराजुम के ज़रिए, तो आकिफ की शायरी के तराजुम में भी एक ये ज़रूरत अभी बाकी है कि उनकी शायरी के तराजुम जो हैं वो सही तौर पर उर्दू ज़बान में सामने आए। कुछ मंसूर तराजुम हैं जिनसे उनके मतालिब तो हम तक पहुँचते हैं, लेकिन उनकी शेरी खुसूसियात या जो इस्तिलाहात हैं मखसूस, उनके तराजुम जो वो ठीक तरह से अभी हम तक नहीं पहुँचते। इसलिए मैंने लिखी तो बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज यहाँ पर वो चूँकि पहले बात हो चुकी आकिफ और इकबाल की मुमासलत के हवाले से मिसालें भी पेश की गई, तो अगर मैं अब वो मिसालें पेश करूँ तो बात बहुत तवील हो जाएगी कि आकिफ की शेरी मिसालें हमारे पास नस्र की सूरत में मौजूद हैं, उनको मिसरे तो नहीं कहा जा सकता। जहाँ कहीं मंजूम मिसालें मौजूद भी हैं तो वहाँ पर भी इस्तिलाहात के तराजुम जो हैं वो इस तरह के नहीं है कि हम उसकी शेरी मुमासलत कायम कर सकें। तो मैं उस हिस्से को छोड़ते हुए आगे बढ़ती हूँ। मोहम्मद आकिफ की इकबाल से अकीदत का सिलसिला दराज होता चला गया। ये एक इस तरह का सिलसिला कि जो मोहम्मद आकिफ की ज़ात से शुरू हुआ और उनके बाद उनके करीब अफराद में जो फैलता चला गया, जिसमें हमें जो है वो अली निहात तारलान का नाम जो है वो सबसे पहले नज़र आता है कि उन्होंने फिर इकबाल की शायरी के कई तराजुम किए, मुख्तलिफ तराजुम हमें जो है वो मुख्तलिफ असनाफ के नज़र आते हैं। और उनका 2 बार पाकिस्तान आना, कराची और लाहौर में इकबाल अकादमी के ज़रिए जो है वो उनके
کانفرنسز میں شریک ہونا اور وہاں پر محمد عاقف اور اقبال کی مماثلت پر ان کے مقالے پیش کرنا. سب سے پہلی مماثلت تو اس خط ہی سے جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ جو محمد عاقف کے خط کا متن ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ میرے اور محمد عاقف کے محمد اقبال کے کلام میں اتنی فکری مماثلت کیسے ہو سکتی ہے. تو وہیں سے ہمیں مطالعے کا ایک سرا جو ہے وہ سامنے ہمارے ہاتھ لگتا ہے اور پھر اس پر جو ہے وہ بات کی گئی. اس کے علاوہ یہاں پر علی نہاد کے ساتھ ساتھ عبد القادر کراہان، علی گنجیلی نے منظوم تراجم کیے اقبال کے کلام کے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ترکوں کے سیاہ دنوں میں ساری دنیا کی ترکوں کے وجود سے امیدیں منقطع کر دینے کے وقت ہماری تاریخ کی اساس کو جانتے ہوئے، ترکوں کی جسارت کے شیفتہ ہوتے ہوئے، ان پر اعتماد رکھتے ہوئے، اس یقین کو اپنی ملت تک پہنچانے والے پاکستان کے عظیم ملی شاعر اور مفکر اقبال ہیں. علامہ اقبال اور محمد عاقف کی تعلق یا ان کی فکری مماثلت کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے. میرے مقالے کا آج جو ہے وہ مرکزی خیال یہ ہے جو میں طوالت سے بچتے ہوئے پیش کرنا چاہوں گی کہ ہم نے صرف یہ تو دیکھا، وہ اس بات کی نشاندہی تو محمد عاقف ہی نے کر دی کہ میرے کلام میں مماثلت موجود ہے، اور ہم اسی چیز کو لے کر ان کے کلام سے ایک موضوع اٹھاتے چلے گئے اور اقبال کے کلام پر منطبق کرتے چلے گئے. لیکن ابھی بھی اس تحقیق کی ضرورت ہے اور اس پر کام کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کی فکری مماثلتیں شعری حوالے سے کیا تھی، نظریاتی حوالے سے کیا تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا اقبال کے یہاں بھی کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں یا نہیں. جو کوششیں ہمیں ترکی میں اقبال کے کلام کے تراجم کے حوالے سے ملتی ہے، مماثلت اور اشتراک قائم کرنے کے حوالے سے ملتی ہے، اس طرح کی کوششیں پاکستان میں محمد عاقف کے کلام کے حوالے سے کم تر ہیں. تو یہ جو دو طرفہ تعلق ہے وہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم بھی محمد عاقف پر اسی طرح سے تراجم کے ذریعے جو ہے وہ ہم ان دو شعراء کو قریب لانے کی مزید کوشش کر سکتے ہیں. تو آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. میری طوالت سے بچتے ہوئے ڈاکٹر عاطفہ شہزاد یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو رونق بخشی. طلبہ و طالبات، صرف دو مقالات جو ہیں، ایک مقالہ اور ایک صدارتی گفتگو رہ گئی ہے. آپ نے جو ضروری باتیں کرنی ہیں اگر وہ آدھے گھنٹے کے لیے مؤخر کر دیں تو میرا خیال ہے جو قیامت آنے والی ہے وہ رک جائے گی، وہ نہیں آئے گی. تو اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور بڑا اچھا چند تحقیقی تصاویرات کی نشاندہی کرتے ہوئے بہت عمدہ گفتگو کی ڈاکٹر نیکا سلیم صاحبہ نے، ان کا شکریہ. تو سرگودا میں میرے رفیق کار صدر شعبہ تھے سرگودا یونیورسٹی شعبہ اردو کے، تو اقبال پر بڑی اچھی نگاہ رکھتے ہیں. اور ابھی فرنگی محل کے ایک جمال میاں جو تھے، ان کی سوانح عمری جو لکھی، ایک برطانوی یونیورسٹی ہے، اس کے بڑے پروفیسر ہیں، اور وہ 19ویں صدی میں جو مسلم اشرافیہ تھی اور مسلم تحریک کی ساری، اس کا خاص طور پر جو ہے کہ پسندی کی ایک سارا سلسلہ تھا، اس کو بڑی اچھی عالمانہ نگاہ رکھتے تھے برطانوی جو ہے مورخ. تو ان کی جمال میاں پر جو کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ کیا اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوا کراچی سے. تو آپ سب کی بھرپور تعلیم میں دعوت